हाँ जी, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन एंड ग्लोबलाइज़ेशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल में हम कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज़ जिसमें हमने अभी तक के कवर कर लिया है चैप्टर 1 एंड 2 जिसकी हिंदी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। एट द सेम टाइम इंग्लिश वीडियोज़ फॉर चैप्टर 1 टू 3 4 हैज़ बीन अपलोडेड प्रीवियसली। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहली बार पढ़ रहे हैं या रिवाइज करना चाह रहे हैं थ्रू योर एनसीईआरटी बुक्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिसमें आप कंसाइजली सारे पॉइंट समझ सके और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी मार्क करते चले, तो ये वीडियोस आपके लिए है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो लेटर ऑन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ एलपीजी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। अब इसमें हमें मेजरली पॉइंट्स क्या समझ में आए कि भैया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिटा हुआ था। हमने धीरे-धीरे कोशिश की एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया और हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाए। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये थी, वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपांशन नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने ऑल्दो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई और मोटिवेट करना चाहा प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ एक लाइसेंस राज का सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसके कारण कुछ सेलेक्ट इंडिविजुअल या कुछ सेलेक्ट प्राइवेट पार्टिसिपेंट ही मार्केट में को डोमिनेट कर पा रहे थे और एक तरीके से मार्केट सैचुरेट हो रहा था। एंड फाइनली अ मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैड टू फेस इज कि हम वी डिसाइडेड टू रिमेन एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब जब आप इंटरनेशनली लोगों से ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनली लोगों को अपनी इकोनॉमी का एक्सेस नहीं दे रहे हो कि वो आपकी इकोनॉमी में आगे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनकी इकोनॉमी में जाओगे और वो खुले हाथों से आपका स्वागत करेंगे, आप यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज बेचो। तो क्योंकि हम हेविली फोकस कर रहे थे ऑन सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम एक्सपोर्ट्स को निग्लेक्ट कर बैठे, जिसके कारण हुआ क्या, 1990s में देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया और देश के एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट को एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा जिसका नाम है एलपीजी, इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हुआ क्यों और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, वो समझना शुरू कर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट पैसे कहाँ-कहाँ से कमा सकती है? तो दीज़ आर द 3 सोर्सेज़ ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। पहला है टैक्सेस, कि जो भी आदमी काम कर रहा है, आप उसके ऊपर इकोनॉमी में टैक्सेस लगाइए। तो आप टैक्सेस के थ्रू इनकम जनरेट कर पाएँगे। जैसे कि आपको सैलरी मिलती है या आप कहीं काम करते हैं, आपका बिज़नेस है, तो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, या आप जब भी कोई गुड्स या सर्विस या मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, आप उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, तो वो हो गया टैक्स कंपोनेंट। दूसरा है पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये क्या होती है? ये होती है गवर्नमेंट कंपनी। हम गवर्नमेंट कंपनीज किस कंपनी को कहते हैं? वो कंपनी जो सेंट्रल या स्टेट या दोनों का मिला के, सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिला के, जिसपे 51% से ज्यादा ओनरशिप हो जिस कंपनी में, उसे हम नाम देते हैं गवर्नमेंट कंपनी का। क्या कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसपे जॉइंटली या सेवरली, यानी कि या तो साथ में या अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुल 51% ऑफ शेयर कैपिटल ओन कर रही है, उसे हम नाम दे रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो ये पीएसयूज क्या करती थी? ये गवर्नमेंट कंपनीज भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, उन्हें मार्केट में बेचेगी और उससे पैसा कमाएगी। तो गवर्नमेंट पीएसयूज के थ्रू पैसा ला सकती थी। और तीसरी चीज है एक्सपोर्ट्स, कि गवर्नमेंट जो है कुछ सामान देश में बेचेगी, कुछ सामान विदेश में भी बेचे और वहां से फॉरेन रिजर्व्स ले। लेकिन इसमें चैलेंज क्या आता है? सबसे पहला टैक्सेशन में, कि आप टैक्स लगा रहे हो किस पे? ऑन अ पर्सन, की जब वो पर्सन इनकम कमाएगा तब आप उस इनकम पे इनकम टैक्स ले पाओगे। जब वो इनकम उसके पास आ गई तब वो उसे खर्च करेगा, तब आप उससे जीएसटी और इस तरीके के टैक्सेस ले पाओगे। बट अगर एम्प्लॉयमेंट रेट ही कम रहे तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, जिसके कारण वो खर्चा कम करेंगे, जिसके कारण ऑल टुगेदर टैक्स कम होगा। तो अगर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लोअर इन अ कंट्री, so we can conclude the level of taxation or the receipts of the government from the taxation will be lower, क्योंकि लोग कमा कम रहे हैं, इसलिए लोगों से गवर्नमेंट टैक्स भी कम वसूल कर पा रही है। दूसरी चीज पीएसयू। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये अल्टीमेटली बनी तो है
फॉर सोशल वेलफेयर। इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग नहीं, इसका पर्पस है प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल विच द मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड। तो ऑब्वियसली ये इनफेक्टिव रहेगी इन इट्स ऑपरेशंस और इसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। तो पीएसयूज के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि पहला ये इतनी इफिशिएंट नहीं थी, इसलिए इतना तेज ग्रो नहीं हो पा रही थी। दूसरा, इनके प्रॉफिट मोटिव्स मेन पर्पस नहीं था, इसलिए इनका ज्यादा क्या कहना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं रहे थे ये पीएसयूज, जिनके कारण इनसे आने वाला रेवेन्यू भी बहुत कम निकल रहा था। और एक्सपोर्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे। हम फॉरेन कॉम्पिटिटर को इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो हमें क्यों एक्सपोर्ट करने दे? तो इसके कारण गवर्नमेंट के ओवरऑल इनकम स्ट्रीम्स जो है उसे आप कह सकते हैं कि कम हो रहा है। तो हम एक तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं कि इनकम जो है वो वेरिएबल है, कि वो कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, वो चेंज होती रहती है। वहीं गवर्नमेंट इन पैसों का क्या करती है? इन पैसों को वो खर्च करती है। अब ये जो खर्चे हैं ये अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल क्यों है? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। और सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्चे गवर्नमेंट करती है इन टर्म्स ऑफ expenditure on your healthcare, expenditure on your defense, expenditure on various public amenities such as transportation and education जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इनका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं देखने को मिलता है। तो इनके रिटर्न्स आर नॉट इमीडिएटली, आपको एक लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं पे स्कूल डाला है, तो उस स्कूल से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होके निकलेगा, जो बच्चे पास होके निकलेंगे, वो जब वो बच्चे स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हुए और उसके बाद वर्कफोर्स में एंटर हो गए, तो वो रिटर्न आपको कहीं 10-20 साल के डिफरेंस के बाद में देखने को मिलता है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, अब इनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे, लेकिन हमें पता है कि पीएसयूज इतनी इफेक्टिव है नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं है, तो हमारा ग्रोथ रेट कम हो सकता है। या दूसरा, हम इम्पोर्ट कर ले, यानी कि बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया में बुलाए। पर जब आप बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को बुलाते हो, तब आता है वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक शब्द का बहुत ध्यान देते हैं, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। पहली चीज, जब भी मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, यानी मैं दुनिया को सामान बेचता हूँ, तो उसके बदले मुझे पैसा आएगा। मेरा इनवर्ट सप्लाई होगा, किस चीज का? मनी का। मनी फ्लो इनवर्ट्स इनटू माय इकोनॉमी। तो एक्सपोर्ट से इकोनॉमी में पैसा आता है। वहीं पे इम्पोर्ट, कि मैं जब दुनिया से सामान खरीदूंगा तो उसके बदले मुझे पैसा देना पड़ेगा, यानी कि मनी विल फ्लो आउटवर्ड टुवर्ड्स माय इकोनॉमी, आउटवर्ड्स फ्रॉम माय इकोनॉमी। तो imports result in an overall outflow of money from an economy। तो ये जो import और export है, इसमें जो मनी फ्लो है उसे बैलेंस करने को ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे हैं एक तरीके से। तो जब आपके imports बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाए, तो जो सिचुएशन होगी वो एक नेट नेगेटिव सिचुएशन होगी, कि जहाँ पे हमारा ओवरऑल मनी आउटफ्लो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मनी इनफ्लो, जिसे हम नाम देते हैं डेफिसिट का। और ये जो डेफिसिट है, इससे दूर करने के दो ही तरीके हैं, कि क्या मेरे पास पैसा आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। तो इससे बचने के दो रास्ते कौन कौन से हैं? पहला, या तो मेरे पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाए, यानी कि मेरी इनकम बढ़ जाए, या तो मेरा ओवरऑल खर्चा, जो मैं पैसा बाहर जा रहा है या जो मेरा आउटफ्लो है, वो कम हो जाए। तो अब इस केस में हमने देखा कि जो हमारा आउटफ्लो है उस पे तो हम ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो ना तो हम डोमेस्टिकली बना पा रहे हैं, और तो उनके लिए तो हमें फॉरेन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उन्हें तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। बट जो इनकम है, क्या मैं अपनी इनकम इंक्रीज कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि रीजंस हमने देखा कि टैक्सेशंस में लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, पीएसयूज में फास्ट ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और एक्सपोर्ट्स की तो हम हालत देख ही चुके। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इस डेफिसिट से लड़ने के लिए और इस खर्चे को कंटिन्यू करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो पैसा गवर्नमेंट लाती है थ्रू लोन्स। अब ये जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये पैसा एक बार आ गया तो हमेशा इकोनॉमी में रहेगा? नहीं, ये पैसा सिर्फ हमारी जो पेमेंट है उसे डिले कर रहा है, कि ऑन फ्यूचर तो ये अमाउंट आपको रिपे तो करना ही पड़ेगा, जिस बोरोअर से आपने पैसा लिया है। प्लस जिस टाइम पीरियड के लिए आपने ये पैसा अपने पास रखा है, उस पे आप इंटरेस्ट भी देते हैं। तो ये जो हमने अभी इतनी बड़ी कहानी पढ़ी, इसका मतलब क्या था? इससे मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि 1950 से
90 तक के गवर्नमेंट ने बहुत से एक्सपेंसेस किए। एक्सपेंसेस क्यों किए? क्योंकि उन्हें इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, और इस बूस्ट के लिए उनके चाहिए था पैसा। और ये जो पैसा है गवर्नमेंट ने लाया थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स, थ्रू इंटरनेशनल लोन्स एंड बोरोइंग्स, और दूसरा है थ्रू बोरोइंग्स इन डोमेस्टिक बैंक्स वगैरह से, कि उन्होंने देश में ही पैसा उधार लिया। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली खर्चा करने जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी प्लान या स्कीम ला रही है वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए खर्चा कर रही है। और जब भी उनकी खर्चे उनकी इनकम से एक्सीड हो जाए, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? डेफिसिट का। तो ऐसे कर करके गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट जमा हो गया। अभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं थोड़ी देर में। तो इसके कारण एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े अपनी कंट्री में। तो उससे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है रहा हमारा चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिफॉर्म्स कौन-कौन से थे, उनके मैकेनिज़्म्स क्या थे, ग्लोबलाइज़ेशन का इम्पैक्ट क्या रहा, और इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन वेरियस सेक्टर्स, जो अभी तक के हम पहले 2 चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया जीडीपी इज़ नॉट नेसेसरी अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन अ सोसाइटी। ये दिया है कि सिर्फ़ जीडीपी से आप किसी भी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है, वो चीज़ मेजर नहीं कर पाते हैं। ये कई पैमाने होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं जिनमें हम इन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ लेट अस मूव अहेड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया हमने देखा इकोनॉमिक सिस्टम्स लास्ट वीडियो में। अब इंडिया ने एज अ इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया मिक्स इकोनॉमी का। जब मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम आया, तो उसमें ये पाया गया कि उसमें बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म होने लगा। रेड टेपिज्म यानी क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और पेपर वर्क ले आते हैं, जिसके कारण जो सिस्टम्स है वो इतनी तेजी से प्रोसेसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे कि लाइसेंस राज का सिस्टम या परमिट्स का सिस्टम। यहाँ पे अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को कोई इंडस्ट्री डालनी थी, तो उसे लाइसेंस या परमिट लगता था, और ये लाइसेंस और परमिट लेने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस लानी पड़ती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता था और जिससे प्रोसेस डिले हो जाता था। तो उसी चीज़ को कहते हैं रेड टेपिज्म। अब यहाँ पे लिखा गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी एंडेड अप इंस्टेड ऑफ हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके के ओवर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लॉज एंड रेगुलेशंस लाते हैं, जैसे कि, तो उससे गवर्नमेंट, एक तो पहली चीज तो प्राइवेट सेक्टर डिमोटिवेट होता है कि इतना लंबे प्रोसेसेस कौन करेगा। दूसरी चीज कहीं ना कहीं उससे एक करप्शन, घूसखोरी जैसी सिचुएशन पैदा होती है, जिसके कारण इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाता है। अब हम चाह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े। तो इसलिए 1991 में हमें इसलिए 1991 आते तक के हमने बहुत खर्चे किए। बट 1991 में हमारे पास सिचुएशन, उसका एज अ रिजल्ट ये हुई कि हमारे पास एक्सटर्नल डेट एक्यूमुलेट हो गई। अब इसे रीपे करने के लिए हमें पैसा चाहिए था, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो फोर्टनाइट के लिए भी नहीं बचे थे। मतलब हमारे पास 15 दिन का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा था। के कारण हम ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। जो हमारी डोमेस्टिकली इसेंशियल गुड्स, यानी जो ज़रूरत के गुड्स थे, उनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गई थी गवर्नमेंट की, भई अपना डेट बहुत ज़्यादा है, खर्चे हैं, डोमेस्टिकली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी 10-15 दिन का ही बचा हुआ है। तब एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो इंडिया है ना, वो जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और आईएमएफ के पास, और इंडिया जाके कहता है कि भैया वी वांट सर्टेन फाइनेंशियल एड, तो आप हमें पैसा दीजिए, कितना? $7 बिलियन। और इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? एक्सेस एक्सेस टू आर इकोनॉमी या इंडियन मार्केट्स को, और जिनके कारण आप इंडियन मार्केट्स में आके अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेच पाएंगे, फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे। और इन्हीं रिफॉर्म्स को हमने नाम दिया गया है लिबरलाइजेशन। कि लिबरल होना यानी खोलना अपनी इकोनॉमी को, ताकि दूसरे उस इकोनॉमी में आगे पार्टिसिपेट कर सके। तो इंडिया इज गोइंग फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी। देन नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, की जहाँ पे पब्लिक सेक्टर तो रहे, बट अब प्राइवेट प्लेयर्स भी बढ़ चढ़ के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, उसे हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। एंड फाइनली ग्लोबलाइजेशन, की इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद
द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन का नाम कहते हैं। अब इन रिफॉर्म्स को हमें डिटेल में समझना है। अब इससे पहले हम ये बैकड्रॉप पढ़ते हुए आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जनरल फंड्स फ्रॉम टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सफिशिएंट नहीं थे, हमारे एक्सपोर्ट सफिशिएंट नहीं थे। ये जो कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाया, द सेम थिंग इज बीइंग गिवन ओवर हियर। फिर हमारे पास मेजर चैलेंजेस थे क्या? पहले तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। दूसरा है पोवर्टी, और हमारी मैसिव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो कंट्री देख रही थी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो हम खर्चे कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं? बहुत से ऐसे नेसेसरी सेक्टर्स पे जिनका रिजल्ट एकदम इमीडिएट है नहीं, बट वो नेसेसरी भी है, जैसे कि डिफेंस। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी इतनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ हमें दिख नहीं रही है। तो अगेन अगेन जो हम पॉइंट्स अभी तक पढ़ के आए हैं उसी का यहाँ पे रिपीटेशन दिया गया है कि पहली चीज, हम जो खर्चे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर, उनके रिटर्न इतने इमीडिएट है नहीं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोरोइंग्स किए जा रही है, लोन्स लिए जा रही है अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। इनकम्स उतने सफिशिएंट है नहीं, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी डिसबैलेंस है, वो चीज़ हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का नाम है IBRD एंड IMF, जिनके थ्रू हमने पैसा लाया अपनी इकोनॉमी में ताकि हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर सके थ्रू अ लोन ऑफ $7 बिलियन। और हमने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। तो ये जो रिफॉर्म्स है इन्हीं को हम नाम दे रहे हैं नथिंग बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या करती है? ये बनाती है एक मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव क्यों? क्योंकि अब बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कॉम्पीट करेगा, एट द सेम टाइम फॉरेन प्लेयर्स भी आके इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब ये जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं, इन रिफॉर्म्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस रिफॉर्म इज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इन शॉर्ट टर्म। इन रिफॉर्म्स से हम क्या अचीव करना चाह रहे थे? इन रिफॉर्म से हम दो चीज अचीव करना चाह रहे थे। पहला, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, यानी कि क्या, जो डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स के प्राइस बढ़ रहे थे वो बढ़ना कम हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, यानी महंगाई कम हो। ये था स्टेबलाइजेशन। दूसरा जो गोल था वो था लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल कौन कौन से थे? लॉन्ग टर्म गोल वॉज लिबरलाइजेशन, यानी कि इंडियन इकोनॉमी खुले, जिसमें वर्ल्ड मार्केट से फॉरेन कंपनीज भी इंडियन इकोनॉमी में आके पार्टिसिपेट कर सके, इन्वेस्ट कर सके। दैट इज ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि क्या, जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी अब इंडियन इकोनॉमी में आए, उसकी भी एक ओनरशिप हो इंडस्ट्रीज में, और वो पार्टिसिपेट कर पाए एज अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब प्राइवेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला? पहली चीज की, गवर्नमेंट मेजर प्लेयर थी, तो मेजर कंपनीज वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने इसे दो तरीके से शुरू किया। पहला था डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां जहां गवर्नमेंट को लगा कि ये सेक्टर्स हमारे लिए अच्छे हैं कि जो हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ से उन सेक्टर्स में हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आए। तो उन सेक्टर में गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया, यानी कि उन सेक्टर्स में से उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया इन्वेस्टमेंट, ताकि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी फ्लरिश कर पाए। और दूसरा था सेल, कि जो जो यूनिट्स थी गवर्नमेंट के पास, जो उन्हें लग रही थी कि इस यूनिट को प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर चला सकता है, तो उन्होंने उन कंपनीज को, उन यूनिट्स को बेच दिया टू प्राइवेट प्लेयर्स। That is privatization, that is sharing of ownership with private players. Next is globalization. Globalization यानी कि क्या, अब इंडियन इकोनॉमी एक वर्ल्ड इकोनॉमी बनेगी, यानी कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज इंडिया में आके ट्रेड कर पाएगी, यानी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को विद वर्ल्ड इकोनॉमी। दैट इज इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और यही हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ये सारे रिफॉर्म्स जो हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, और इनका मैकेनिज्म क्या रहा ग्लोबलाइजेशन का, ये हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए, अगर आपने पिछला चैप्टर का वीडियो अच्छे से देखा है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ज़्यादा बेहतर से चीज़ें इंटरलिंक कर पाएंगे। और अगर आपका लास्ट सेकंड चैप्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट ये वीडियो होने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट चैप्टर के, और फिर आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करें जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है, ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो लेट अस मूव अहेड एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने दो फंक्शंस देखे, स्टेबलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स।
stabilizational measures and structural reform measures. Stabilization in terms of short term in price control and लॉन्ग टर्म के लिए क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जिन्हें हम इन हेड्स के अंडर पढ़ रहे हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण कैसे इन्फ्लेशन जन्म लेता है, वो चीज हम देख चुके हैं थ्रू दिस डायग्राम ओवर हियर, कि जब आपका एक्सपोर्ट जो है कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है, जिसके कारण डोमेस्टिकली जो गुड्स की डिमांड है वो तो उतनी ही है, और इकोनॉमी में पैसा आ नहीं रहा है, तो डोमेस्टिकली जब सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे गुड्स के, जिसके कारण इन्फ्लेशन होगा। अब सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए ताकि हम इस प्राइस राइज को कंट्रोल कर पाए। अब हम पढ़ते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट हेड, दैट इज लिबरलाइजेशन की। तो हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ताकि अब दूसरे प्लेयर्स भी मार्केट में ओपनली एंटर कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए। अब इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या था, कि पहली चीज कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और जो जिसके कारण जो भी ऑपरेशंस होते थे वो प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर कर पाता था, और पब्लिक सेक्टर उसमें था, लेकिन वो भी बहुत ही इनफेक्टिव था। और जो है फिस्कल डेब्ट भी हो रही थी हमारी बहुत ज्यादा जमा, फिस्कल यानी जो पैसों से रिलेटेड हो, बजटरी और फिस्कल पॉलिसी। अगेन नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और अगर आपको ये नहीं भी पता है तो ये चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का भी अंतर समझ में। बट जैसे कि हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ डेट थी। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें चार मेजर प्रॉब्लम्स आती थी किसी प्राइवेट प्लेयर को। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर वन, कि बहुत ज्यादा रूल्स होने के कारण हर प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंसेस चाहिए होते थे जब भी उसे नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट प्लेयर है वो क्या हर इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर पाता था, नहीं। तो देयर वाज आल्सो लिमिटेशन on the private sector कि he was not allowed participant into many industries. नंबर थ्री, कि अगर पहले तो लाइसेंस, दूसरा पार्टिसिपेशन का रिस्ट्रिक्शन, तीसरा कि अगर आपने इंडस्ट्री डाल भी ली तो उसके बाद भी आप पे कैपिंग होती थी कि आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक के ही रहो और आप ज्यादा बड़े ग्रो ना कर पाओ। तो दैट यूज टू बी द थर्ड प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम वाज कि अगर प्राइवेट प्लेयर हो तो आप अल्टीमेटली आए तो प्रॉफिट्स के लिए हो, लेकिन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके सेलिंग प्राइसेस और डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करती थी, जिसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन भी लिमिटेड रहते थे। तो हमारी प्राइवेट प्लेयर को क्या प्रॉब्लम्स है, नंबर वन वाज ऑफ लाइसेंसिंग, नंबर टू वाज कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में अलाउ ही नहीं कर रही थी उन्हें पार्टिसिपेशन, नंबर थ्री कि पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका स्केल लिमिटेड है, एंड नंबर फोर योर प्राइजेस वर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो इन कंडीशंस को रिमूव करके, यानी कि लाइसेंस सिस्टम को हटाया गया, ये चीज पर प्राइवेट प्लेयर्स को हर सेक्टर में ऑपरेट करने की आजादी दी गई, अलाउ एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेक्टर्स, जैसे कि डिफेंस हो गया या एटॉमिक एनर्जी हो गया या कुछ हैजार्डस केमिकल्स रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, जहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट प्ले करती है। उन सेक्टर्स को रिजर्व करके रख लिया गया फॉर पब्लिक सेक्टर सच एज रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन, और बाकी जगहों पे अलाउ कर दिया गया प्राइवेट प्लेयर को टू प्ले। उस दूसरी चीज ये जो साइज कैपिंग थी कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया जाता था, अब उल्टा गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एक्सपांड हो, ज्यादा ग्रो हो। एंड फाइनली जो प्राइस फिक्सेशन था उस पे से भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंसी या रिलैक्सेशन दिया इन दी लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिला इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो हम देख चुके हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व किया गया है ताकि नई कंपनीज वहां पे आ सके, नए प्राइवेट प्लेयर्स वहां। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है कि अगर मुझे बिजनेस करना है, मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूँ, तो मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, या तो मेरे पास वो पैसा है तो वेल एंड गुड, बट अगर मेरे पास वो पैसा नहीं है तो मुझे वो पैसा बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी एंटिटी बाहर मुझे पैसा दे रही है वो एंटिटी कौन सी है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया और उन्हें प्रमोट किया गया ताकि वो ग्रो कर पाए
और वो फैसिलिटेट करे प्राइवेट सेक्टर्स को बिजनेस करने में। तो उन्हीं रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात कर रही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर्स और एक्सचेंज मार्केट्स एस्टेब्लिश हुए इंडिया में। फिर आरबीआई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है उन्हीं को इन एंटिटीज को फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें आरबीआई ने कई रिफॉर्म्स लाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक कैन कीप विद देमसेल्फ। कि आरबीआई का फंक्शन दिया गया है कि आरबीआई डिटरमाइन कर रहा है कि कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना है, कितना पैसा वो आगे जो है लोन्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उन लोन्स या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट्स कितना होगा, और उन लोन्स की नेचर ऑफ लेंडिंग कैसी होगी, कि उसमें से कितने लोन्स पर्सनल लोन्स में जाएंगे, कितने बिजनेस लोन्स में जाएंगे, कितने लोन्स किस स्पेसिफिक सेक्टर या किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाएंगे। वो सारी रेगुलेशंस बनाता है कौन? आपका आरबीआई। फिर यहाँ पे दिखा गया कि आरबीआई का रोल रिड्यूस किया गया फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इसका मतलब क्या? पहले जो आरबीआई थी वो एक छड़ी लेके खड़ी रहती थी इन इंस्टीट्यूशंस के पीछे, कि वो उन्हें रेगुलेट करती थी, यानी बताती थी ऐसा करना है और ऐसा ही करो। वर्सेस नाउ आरबीआई इज अ फैसिलिटेटर, यानी कि आरबीआई एक जनरल गाइडलाइंस देती है कि इन गाइडलाइंस के अंदर रह के आपको काम करना है, बट आप यू आर फ्री टू ऑपरेट एज पर योर चॉइस, ताकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये भी प्रॉफिटेबल बन सके एंड देयर इज मोर लिक्विडिटी इनटू इंडियन मार्केट्स। तो वो चीज कर रही है आरबीआई की, जहाँ पे अब वो चेंज हो गई है फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। यानी कि जहाँ वो पहले स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवा रही थी, वर्सेस नाउ जहाँ पे वो ग्रोथ और एक्सपेंशन के एवेन्यूज पे ज्यादा फोकस कर। दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल सेक्टर मे बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग विद आरबीआई। की आरबीआई ने अब उन्हें छूट दी है कि आपको हर चीज को पूछने के लिए आरबीआई के पास नहीं जाना, आपको हर चीज के लिए आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द रिफॉर्म पॉलिसीज लीड टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स। की जैसे ही अब आरबीआई थोड़ा लीनियंसी दे रहा है, तो अब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर पाएगा। कहाँ पे? बैंकिंग सेक्टर में। कोई प्राइवेट प्लेयर भी बैंकिंग सेक्टर में एज अ प्राइवेट बैंक्स ऑपरेट कर पाएगा इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन। वो प्लेयर इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है उसकी एक लिमिट है, कि इस लिमिट के ऊपर आप पैसा नहीं ला सकते फॉरेन इन्वेस्टर से, तो वो लिमिट बढ़ा के 74% तक कर दी गई, ताकि बैंक्स में 74% तक के फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा डाल सकता है। फिर कई ब्रांचेस सेटअप हुई बैंक्स की विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। की आरबीआई ने ये भी परमिशन दी कि आप और फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलिए, बैंक्स की ब्रांचेस खोलिए थ्रू आउट द कंट्री, ताकि एक ऑफिशियल सिस्टम ऑफ क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट या लिक्विडिटी ट्रांसफर के लिए हमारे पास रहे। अब इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट की, कैसे बैंकिंग सिस्टम हेल्प करता है इंडस्ट्रीज को ग्रो होने में इन रूरल एरियाज। तो वो चीज़ भी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने देखा कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आर नाउ अलाउड इन टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। की कई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? वो फॉरेन की एंटिटीज या वो इंस्टीट्यूशंस जो किसी दूसरे देश में पैसा लगाते हैं, हम उन्हें नाम दे रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। इनमें मर्चेंट बैंकर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं। इन्हें भी हमने अलाउ कर दिया इंडियन मार्केट में पैसा डालने के लिए। और यहाँ पे आरबीआई का रोल हो गया फ्रॉम अ regulator to a facilitator, and now RBI is there to अब आरबीआई जो है वो सेफगार्ड कर रही है इंटरेस्ट ऑफ बोथ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशंस। की अब आरबीआई रेगुलेशंस ला रही है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है ये बेटर तरीके से काम कर पाए। फिर हमने देखे टैक्स रिफॉर्म्स, हमने देखा था गवर्नमेंट की इनकम है, अब इनकम आती है टैक्सेशन से। अब ये जो टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन दो तरीके का हो सकता है।
सर ये टैक्सेशन कौन कौन से दो तरीके का हो सकता है, या तो ये हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, या ये टैक्स हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो एक पर्सन पे लगाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। यानी कि मैं जो इनकम कमाता हूँ उस पर टैक्स मैं देता हूँ, दैट इज इनकम टैक्स। मैं ये नहीं कह सकता मैंने इस साल 50 लाख रुपए कमाए, तुम इस 50 लाख पे टैक्स दे। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी इवेंट पे होता है, जैसे कि जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे होता है। अभी के लिए हम लेमन टर्म के लिए मान लेते हैं परचेज, कि जैसे आपने ऐसा सप्लाईज ऑफ ब्रॉडर टर्म, बट हम परचेज मान लेते हैं कि जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, वैसे ही वो एक इवेंट हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। तो जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए, वैसे ही जीएसटी उस पर एप्लीकेबल हो गया। तो आप उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो एक इवेंट पे लगता है, वर्सेस डायरेक्ट टैक्स जो एक पर्सन पे लगता है। अब इन दोनों का अंतर क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो जो मेरा इनकम टैक्स है वो मैं मुझे ही पे करना है, जो आप वर्सेस जो जीएसटी है या जो इनडायरेक्ट टैक्स है का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, कि जीएसटी कलेक्ट कौन कर रहा है? बिजनेस, लेकिन पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो इस टैक्सेशन से भी रिलेटेड हम एक बेसिक्स ऑफ टैक्स की सीरीज भी लाना चाह रहे हैं इस चैनल पे। तो जैसे ही इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, विल बी अनाउंसिंग दैट सीरीज एज वेल एज सून। तो हम आते हैं कि टैक्सेशन को हमारी गवर्नमेंट ने कैसे रिफॉर्म किया ताकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा लिबरल हो सके। पहली चीज हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी जो इंडिविजुअल पे लग रहा है या इंडिविजुअल एंटिटीज पे लग रहा है, उस टैक्सेशन को गवर्नमेंट ने कम किया। कम किया यानी रिलीफ दिया। जब ये रिलीफ लोगों के पास आएगा तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वो मार्केट में खर्च करेंगे, और उस खर्चे से अगेन डिमांड राइज होगी। फिर प्राइवेट प्लेयर उसको मीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट मैन्युफैक्चर करेगा, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे लोग लगेंगे, उससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो वो एक इकोनॉमिक साइकिल तो चलेगी। बट साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये जो हाई रेट ऑफ टैक्सेस थे इन्हें कम किया, ताकि जो एंटिटीज हैं उन्हें रिलीफ मिले। एट द सेम टाइम लोग खुद से वॉलेंटरीली अपनी इनकम डिस्क्लोज करें, और जो टैक्स की चोरी होती है वो चीज का रोकी जा चुके। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि टू रिड्यूस टैक्स एवेजन और मॉडरेट रेट्स ऑफ टैक्सेस लाए जाए, ताकि लोगों में सेविंग, बचत करने की आदत बढ़े और वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम हो। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी बहुत हाई थे, उन्हें भी धीरे धीरे करके कम किया गया, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी कंपनीज खोले और बिजनेसेस करे। दूसरी चीज इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि इन द ईयर 2016 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड किया और हम एक नया लॉ लेके आए, जीएसटी। अब जीएसटी क्या कहता है? एक सिंप्लीफाइड लॉ है। पहले क्या होता था कि अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पे एक टैक्स आता था, एक्सरसाइज। उसके बाद आप गुड्स बेच रहे हैं तो उस पे एक टैक्स आता था, सेल्स टैक्स। अब उस गुड को आप फर्दर मान लीजिए आगे और बेच रहे हैं तो यहाँ पे भी सेल्स टैक्स आएगा। बट ये जो आपने गुड्स बेचने के दौरान उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया तो उस पे वैट लगेगा। अब कोई टैक्स हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले, कोई टैक्स हो सकता था जो स्टेट गवर्नमेंट ले, और इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, या इनके बीच में कंप्लाइन मतलब क्या कहना चाहिए, ओवरऑल जो प्राइवेट प्लेयर है जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करके दे रहा है उसके ऊपर बहुत से कंप्लाइंसेस आ जाते थे, कि सेंटर के कंप्लाइंसेस अलग, स्टेट के कंप्लाइंसेस अलग, हर स्टेप पे टैक्स टैक्स। और इसके कारण एक कमोडिटी पे टैक्स का ही अमाउंट इतना बढ़ जाता था कि वो बहुत महंगी हो जाती थी मार्केट में। उस सिस्टम को रिमूव करते हुए आया हमारा जीएसटी। और जीएसटी क्या कहता है? वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरा देश में आप कहीं पे भी गुड्स खरीदो या बेचो, आपको एक ही टैक्स देना है, दैट इज जीएसटी। और पूरा जीएसटी का सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में चलता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज होके थ्रू अ पोर्टल नोन एज जीएसटी पोर्टल। खैर अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते ऑन जीएसटी। बट आप ये समझिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम था जो पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने का काम किया गया है जीएसटी के थ्रू, जिससे बेटर कंप्लायंसेस हो, और जो डिफॉल्ट्स है या जो टैक्स चोरी वगैरह है वो सारी चीजें कम हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीपल टैक्सेस थे और उनमें कॉम्प्लिकेसी थी, इसके कारण लोग टैक्स चुराने को देखते थे, इसके कारण टैक्स की चोरी होती थी। बट अब उन टैक्स
सिस्टम्स की कॉम्प्लिकेसीज को हटा दिया गया है। एक सिंपल टैक्स सिस्टम है जिसके कारण चीज़ों के प्राइसेस सिर्फ टैक्स के कारण बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, उस टैक्स की चोरी को भी रोका जा सकता है। दैट इज जीएसटी। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थ्रू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब मान लीजिए कि $1 है, वो ₹70 का आता है। तो ये जो $1 ₹70 का है, तो इसमें डोमेस्टिक करेंसी हमारी कौन सी है? इंडियन रुपी। ये हो गई हमारी डोमेस्टिक करेंसी। $1 जो है इसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन करेंसी, यानी दूसरे देश की करेंसी। तो जब डोमेस्टिक करेंसी गिरती है या वीकन होती है अगेंस्ट इसके फॉरेन करेंसी को, तो उसे हम कहते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कि $1 ₹80 का हो गया, यानी कि ये करेंसी डिवैल्यू हुई है, इंडियन रुपी डिवैल्यू हुआ है। अब हो सकता है कि सर ये तो 70 है, ये 80 है, ये बड़ा नंबर है, तो ये डिवैल्यूएशन कहाँ हुआ? ये तो अपवर्ड ट्रेंड हुआ। नहीं, ये उल्टा हुआ है कि पहले जहाँ पे आपको $1 लेने के लिए ₹70 देने पड़ रहे थे, वहां पे अब आपको $1 लेने के लिए ₹80 देने पड़ रहे हैं। यानी कि आपकी करेंसी ओवरऑल वीक हुई है। डोमेस्टिक करेंसी हैज वीकेंड इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। उसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन का रिजल्ट क्या होगा? डिवैल्यूएशन का रिजल्ट ये हो सकता है कि जो फॉरेन प्लेयर है, मान लीजिए फॉरेन प्लेयर एक गुड खरीदना चाहता था, उसे हम ₹10 पर यूनिट पे एक गुड दे रहे हैं। जब हम उसे 70 $1 को हमें देता था, हम उसे ₹10 के रेट से गुड्स दे रहे हैं। तो जब उसने हमें 70 एक रुपी का रेट चल रहा है, तब $1 दिया होगा, तब हमने उसे 7 यूनिट सप्लाई किए होंगे। वहीं जब हमने उसे ₹80 के एक्सचेंज रेट पे गुड सप्लाई किया, तो हमने उसे ₹8 के गुड सप्लाई किए होंगे। तो इस डिवैल्यूएशन में हमने 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स्ट्रा सप्लाई किया, जिसके कारण हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाते हैं। और यही सेम चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर भी देखता होगा। वो देखता होगा कि मेरी करेंसी किसी दूसरी कंट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स ले पाएगा। इसके कारण एक चांस है कि जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है, तो उसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा आकर्षित होता है उस कंट्री में पैसे डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं देन थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, कि हमने देखा कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, जिसके कारण इंडिया कॉन्स्टेंटली डिवैल्यू हो रहा था। और जो हमारा ओवरऑल इनफ्लो था ऑफ फॉरेन करेंसी, हम उसे बढ़ाना चाह रहे थे। उसके चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को रिफॉर्म किया। अब ये रिफॉर्म कैसे हुआ कि जहाँ पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था, उसकी जगह गवर्नमेंट ले आई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो रेगुलेशन एक्ट होता था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज एंड रेगुलेशंस देता था, ताकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी में रह सके, कि कुछ ज़्यादा ट्रेड्स या इंटरनेशनल ट्रेड्स को अलाउ नहीं करता था। वर्सेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट काफ़ी जैसे मैनेजमेंट, रेगुलेशन वर्सेस मैनेजमेंट, कि रेगुलेशन यानी एकदम सटीक चलना कि ये इतना का है, इतना ही करो, वर्सेस मैनेजमेंट की संभाल के चलना कि ये गाइडलाइंस है, इसके अंदर करो, जो करना है करो, इसके बाहर मत जाओ। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को बेटर मैनेज करना शुरू किया। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया। उसके बाद में उन्होंने जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, उन्हें मार्केट के थ्रू डिटरमाइन होने दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल उन एक्सचेंज रेट्स को कम कंट्रोल करने में कम होता गया। फिर हम देख रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की, कैसे गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स को रिफॉर्म करना चालू किया, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। की जब ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया में फॉरेन प्लेयर आएगा, तो वो अपने साथ अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी लेके आएगा। तो ओवरऑल उनका प्रोडक्ट ज़्यादा हमें लुभावना या ज़्यादा वेल फिनिश्ड दिखेगा। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चालू किया कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें इन आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट्स, एट द सेम टाइम हम उन्हें मॉडर्नाइज करें थ्रू यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। फिर उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स को। तो उसके लिए उन्होंने लाए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ्स।
ताकि जो फॉरेन कॉम्पिटिटर जब इंडियन मार्केट में आ रहा है तो वो पूरी तरीके से जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उन्हें स्वाइप आउट ना कर दे मार्केट में, बल्कि वो फॉरेन का कॉम्पिटिटर तो रहे ही, साथ ही साथ जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो भी उसे टक्कर का मुकाबला दे पाए, इवन दो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसके पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी या इंसेंटिव्स है नहीं। तो ये जो हमने पढ़ा अबाउट टैरिफ्स एंड कोटास, इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट रेगुलेशन कि मुझे अपनी कंट्री में इंपोर्ट रेगुलेशन कि मुझे अपनी कंट्री में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रोल करना है, तो उन्हें मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला है मॉनेटरी मेजर्स, दूसरा है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं? मॉनेटरी मेजर्स आर नथिंग बट टैरिफ्स, टैरिफ्स यानी टैक्सेस, कि जो गुड्स मेरी इकोनॉमी में आ रहे हैं मैं उन पे मॉनेटरी मेजर्स यानी टैरिफ्स यानी टैक्सेस लगा दूं, जिनसे उनकी गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाए डोमेस्टिक मार्केट में और लोग उन्हें खरीदना प्रेफर ना करें। तो उसे हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स वर्सेस नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी मेजर्स कैसे हो सकते हैं? पहला लाइसेंसिंग, कि मैं यहाँ टैक्सेस नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं प्राइसेस नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उस गुड्स पे लाइसेंसिंग दे दे रहा हूँ या टैक्सेस लगा दे रहा हूँ, ताकि टैक्सेस नहीं लगा रहा हूँ बल्कि लाइसेंसेस दे दे रहा हूँ और रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको इंडस्ट्री डालनी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और मैं लाइसेंस आसानी से नहीं दूँ। वो चीज़ हो सकती है। या दूसरी हो सकती है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कोटा, कि मैंने नंबर फिक्स कर दिया कि इतनी ही यूनिट्स आप खरीद पाओगे या बेच पाओगे। तो वो चीज़ हुई कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो थी अपनी डोमेस्टिक यूनिट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो हमने लास्ट यूनिट में देखा। बट अब हम जा रहे हैं किसकी ओर? लिबरलाइजेशन की ओर। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया, यानी कि जो टैरिफ्स थे उन्हें रिड्यूस कर दिया गया इन दिस रिफॉर्म। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें रिमूव किया गया, कोटास को रिमूव किया गया और जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था उसे ऑल टुगेदर या तो अबॉलिश कर दिया गया या काफी कम कर दिया। ये चीज आपको यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में लिखी हुई मिल जाएगी। दैट इज अबॉलिशमेंट ऑफ licenses, import licenses especially, apart from certain specific cases such as for hazardous and environmentally sensitive industries, की कुछ जगहों पे छोड़ के लाइसेंसिंग के सिस्टम को पूरी तरह अबॉलिश किया। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो हम पढ़ रहे थे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो पब्लिक प्लेयर्स के साथ यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के साथ हेड टू हेड, शोल्डर टू शोल्डर कंपटीशन दे सके उन्हें। तो इसके लिए गवर्नमेंट दो चीजें करती है। पहला, या तो जो उनके पास इंडस्ट्री है इंडस्ट्री को वैसा का वैसा उठा के प्राइवेट प्लेयर को बेच दे, दैट इज नंबर वन, आउटराइट सेल। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसका कुछ हिस्सा या टुकड़ा जो है उसकी ओनरशिप का कुछ हिस्सा प्राइवेट प्लेयर को बेच दे, और इस जो पार्शियल आप पैसे दे रहे हैं या पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं उसे हम नाम देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे दिखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ ओनरशिप। अब गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को ओनरशिप दो तरीके से दे सकती है। पहला है तो गवर्नमेंट विड्रॉल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने पूरा सेक्टर उठा के प्राइवेट को दे दिया, और दूसरा है आउटराइट सेल ऑफ कंपनीज, जिसमें वो कुछ पार्ट को सेल करती है जिसे वो नाम देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने बेटर फाइनेंसिंग अवेलेबल कराई ताकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो मोटिवेट हो सके, उसके पास पैसा है, लिक्विडिटी आए मार्केट्स में, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थोड़ी देर पहले। उसके बाद साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने एफडीआईज अलाउ किए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ये एफडीआई एफआईआई क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। उनसे भी पैसा यानी फॉरेन से पैसा पैसा बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में आ सके और इम्प्रूव हो ओवरऑल ऑटोनॉमी और मैनेजरियल डिसीजन एबिलिटी इसकी पीएसयूज। तो गवर्नमेंट ने पीएसयूज को भी, दैट इज कि गवर्नमेंट जो है पास उसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, वो बनाने का काम कौन करती थी? पीएसयू। अब पीएसयू पूरी रेगुलेटेड रहती थी गवर्नमेंट से। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पीएसयू है इसे ज्यादा ऑटोनॉमी दी, ज्यादा मैनेजमेंट डिसीजंस दिए, ताकि अपने डिसीजंस खुद ले पाए, ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाए और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब इन्हीं पीएसयूज को गवर्नमेंट कुछ टाइटल्स देती है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि जैसे राजा महाराजा के जो कोर्ट्स होते थे, तो उसमें जो बहुत ही विद्वान या लॉरिएट लोग होते थे
जिनके एकेडमिकली बहुत एडवांस्ड है, या वो साइंस में बहुत अच्छे हैं, या म्यूजिकली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो उन्हें राजा महाराजा से अपने दरबार का रत्न कहते थे। वैसे ही गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को, इन पीएसयूज को, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या जो बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा आउटपुट लेके आ पा रही है, या जो बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है, उन्हें टाइटल्स देने शुरू किए। ये टाइटल्स कौन-कौन से? ये हैं महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। महारत्नास यानी महा मीन्स बिगर, रत्न्स, नवरत्न्स मीन्स 9 कंपनीज जिन्हें नवरत्न्स का टाइटल दिया गया होगा, एंड मिनी रत्नास यानी स्मॉल रत्न। तो इन टाइटल्स को किन कंपनीज को दिया गया? महारत्ना इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्ना का टाइटल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास, एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास। वेयरएस मिनी रत्ना इज भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इंडियन रेलवेज। अब इन्हें ये टाइटल्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये प्रॉफिटेबल पीएसईज है, जो काफी सेल्फ रिलायंट हो चुकी है, जिनका ओवरऑल ये कॉस्ट बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, और प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव कर पा रहे हैं। अब इन्हें ये टाइटल्स देने का गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है, ताकि ये जो पीएसयूज है, ये मोटिवेटेड रह सके और ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पाए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनली अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन हम समझना शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद द कंट्रीज ऑफ अदर इकोनॉमी, की अब इंडिया रेदर देन ऑपरेटिंग एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अब वो ओपन इकोनॉमी है, जो दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ भी फ्रीली ट्रेड्स में पार्टिसिपेट करेगा। उसी को हम कह रहे हैं एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में दो चीजें होती है, इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन। इंटरडिपेंडेंसी यानी कि क्या? कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को दे रहा हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा एज है मेरा, या जिसमें मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कि मैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को कम रिसोर्सेज में, कम कॉस्ट में बना पा रहा हूँ, वर्सेस सेम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी दूसरे गुड के लिए किसी दूसरी कंट्री के पास होगा। तो हम वो एक्सचेंज करते हैं, कि जो गुड्स मैं बेहतर तरीके से बना पा रहा हूँ, वो मैं आपको दे देता हूँ। जो गुड्स आप बेहतर तरीके से बना पा रहे हैं, आप वो मुझे दे दीजिए। तो इस तरीके से कंट्रीज में इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है। एंड इंटीग्रेशन, की अब हम एक वॉइड में अकेले नहीं हैं, अब हम मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में हैं, जिसके कारण हम इंटीग्रेटेड हैं, हम जुड़े हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से। अब इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई गुड्स, जैसे कि वो गुड्स हो सकता है कार्स, और इन कार्स को आगे बेच दे रही है। लेकिन इस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उस कंपनी को कुछ डे टू डे ऑपरेशंस भी करने पड़ते होंगे, जैसे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, उसे सपोर्ट स्टाफ रखना है फॉर सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, उसे वेबसाइट मेंटेन करनी है, उसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो एडिशनल एक्टिविटीज ये कर रही है, क्या इसे करना इसका कोर बिजनेस है? नहीं, इसका कोर बिजनेस इज टू मैन्युफैक्चर कार्स। तो क्या ये जो सारी एक्टिविटीज है, कैसा हो कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी उनके बिहाफ पे करे, तो ये जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, जब ये हम किसी और थर्ड पार्टी को दे देते हैं करने को, तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो उसी चीज को हम यहाँ डिटेल में समझते हैं, कि आउटसोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। कैसे? क्योंकि रेगुलेट सर्विसेज फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम दी अदर कंट्री, जहाँ पे हम रेगुलरली सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज अदर कंट्रीज से, उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब इंडिया जो है एक मेजर आउटसोर्सिंग हब बन के निकला। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी, हमारा आईटी सेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ, के कारण हम बने एक बीपीओ सेंटर, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर, जहाँ पे हम रिकॉर्ड कीपिंग की सर्विसेज दे रहे थे दुनिया को। हम दे रहे थे अबाउट दी सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंसी, हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर, हम म्यूजिक जनरेट करके दे रहे थे, हम फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस एंड सो ऑन, बहुत सी सर्विसेज दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि नंबर वन, वी हैड इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस एंड विजुअल डेटा दैट कुड बी ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम। बेसिकली इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर अच्छा हो रहा था, जिसके कारण अगर कोई फॉरेन का क्लाइंट है और मैं इंडिया में हूँ, तो वो फॉरेन का क्लाइंट वहां से वो अपना डेटा मुझे इंडिया में भेज सकता था। मैं उस डेटा को अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड केटर कर पाता, और फाइनल आउटपुट उसे
ट्रांसमिट कर पाता ऑल इन रियल टाइम, मतलब एक साथ। तो जो समय हो रहा था उसका उसमें डिले नहीं होता कि वहां से तुरंत डेटा आया, यहाँ से तुरंत प्रोसेसिंग हुई और तुरंत वहां डेटा चला गया। दैट इज व्हाट एंड दिस रीजन फॉर वाई कि कोई भी आपको आउटसोर्स क्यों करेगा अपने टास्क, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो ज्यादा स्किल्ड है, प्लस वो जो है कम वेजेस डिमांड करता है। अगर इंडियन करेंसी वीक है तो अगर सामने वाले को आप कहो कि एक बेसिक, अगर कोई फॉरेन प्लेयर है तो उस फॉरेन प्लेयर को मान लीजिए वहां पे $10 का बेसिक रेट, तो जो फॉरेन कंट्री का फॉरेन प्लेयर है वो जब वहाँ के फॉरेन लेबर को पैसा देगा तो वो तो मिनिमम रेट से ज़्यादा ही चार्ज करेगा, $10 से ज़्यादा। वर्सेस वही वो $10 जब वो इंडिया में लाता है और इंडिया की करेंसी उससे डिवैल्यूड है, यानी कि वो $10, $1 यहाँ पे आके बढ़ जाता है इंटू 70 रुपीज, यानी $10 आके बन जाएंगे ₹700। तो क्या इंडियन लेबर के हिसाब से ये अमाउंट कम है या ज़्यादा है? उसके हिसाब से तो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो वो काम करने के लिए तैयार रहेगा इस पे। इसलिए ये जो प्लेयर है, जो फॉरेन प्लेयर है जो पैसा दे रहा है उसके लिए लेबर कॉस्ट कम हो रही है, प्लस जो इंडियन है, इंडियन मार्केट है उसमें लोगों के पास जॉब्स की कमी है। तो यहाँ पे एक ज़्यादा बेटर क्वालिफाइड पर्सनल जिसकी ज़्यादा स्किल्ड हो, जिसके पास ज़्यादा बेटर क्वालिफिकेशन हो, आपको वो बंदा भी मिल जाता है। अब यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन्हें फैसिलिटेट करने का काम करती है डब्ल्यूटीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंड हुई थी 1995 में। अब 1995 के पहले चलता था गेट। गेट वॉज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल यानी जो जनरल है, एग्रीमेंट यानी समझौता ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब ट्रेड आपको पता है सामान खरीदना बेचना, और टैरिफ्स टैक्सेस जो हम पढ़ चुके हैं। अब गेट के साथ एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि गेट पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बात नहीं करता था। दूसरी चीज, ये एक जनरल एग्रीमेंट था। इसमें जितनी कंट्रीज थी ये सब पे लीगली इतना स्ट्रांग और इतना हाईली बाउंडिंग नहीं था। ये में कई सारी कंट्रीज पे जो इसका पार्ट थी गेट का, उन पे इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं थे या सब में उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो गेट कई चैलेंजेस फेस करता था, उसके कारण हम लाए डब्ल्यूटीओ को इन द ईयर 1995। अब इसमें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, पहले समझते हैं कि अगर दो कंट्रीज है ए एंड बी, ये आपस में ट्रेड कर रही है, तो जब कंट्री ए कंट्री बी को सामान दे रही है और कंट्री ए को वापस सामान दे रही है और ये दोनों आपस में एक में ट्रेड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन जब कंट्री बी को सामान दे और कंट्री बी उसके अगेंस्ट कुछ ना सामान ना बेचे कंट्री ए को, यहाँ सिर्फ एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम नाम देते हैं यूनिलैटरल का, यानी वन। वैसे ही मल्टीलैटरल जहाँ पे एक दो तीन चार ABCD चार कंट्रीज है, चारों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसे हम नाम देते हैं एज अ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो गेट इनेबल करता है जब, सॉरी, GTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनेबल करती है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। ये जो है एक रूल बेस्ड रिजीम है, यानी इसके रूल्स जो है सभी कंट्रीज पे एप्लीकेबल है और बाइंडिंग है, अनलाइक प्रीवियस गेट। मतलब कि और ये रिमूव करना चाहता है कोई भी आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड को, कि कोई भी कंट्री अपनी मनमानी ना चला पाए इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर यहाँ पे हमने बाइनरी ट्रेड समझा और हमने नॉन टैरिफ मेजर्स पहले भी समझ लिए थे। तो जो WTO है वो कहता है कि टैरिफ्स यानी जो टैक्सेस है उन्हें कम किया जाए, और जो ओनली तरीका रहे कंट्रीज के पास में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाने का वो रहे नॉन टैरिफ मेजर्स, और वो भी बहुत सोच समझ के लगाया जाए, कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपने मन से नॉन टैरिफ मेजर लगाए जा रहे हैं, इम्पोज किए जा रहे हैं, बल्कि वो रीजनेबल होने चाहिए कि क्यों है वो, उसके पीछे का एक रीजनिंग होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है कि जैसे इंडिया एक कंट्री है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरियस डेवलपिंग नेशंस को इन WTO। हम सेफगार्ड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ वेरियस डेवलपिंग नेशंस। अब यहाँ पे GDP ग्रोथ के लिए आपके पास एक टेबल है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टरल ब्रेकडाउन है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस का। यहाँ पे आपको ईयर्स दिए गए फ्रॉम 1980, 91, 92, 2001, 2000, 2002 टू 2007,
2007 टू 2012, 12 13, 13 14, 14 15। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर 3.6% से 3.33% पे आया। फिर यहाँ पे 2.3% पे है, यहाँ पे 3.2% पे है, यहाँ पे 1.5% पे है, यहाँ पे 4.2% पे है, एंड फाइनली -0.2% पे। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे आप देखेंगे तो वो ओवरऑल स्टेबल रहा है काफी, वर्सेस जो सर्विस सेक्टर है वो 6.7% से सीधा 9.8% तक के पहुंचा है। तो हमने इस बेसिक सेक्टरल कंपोजिशन से क्या सीखा कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, का एक फायदा हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा मिला नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा डिक्लाइन पे चलता रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें लगा था कि बहुत ग्रो करेगा, लेकिन वो स्टेबल ही रहा, उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा हुई नहीं। वर्सेस जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया में बहुत बूम हुआ और उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ। दैट इज व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड हियर थ्रू दिस डायग्राम। फिर स्कॉलर्स क्वेश्चन करते हैं कि हमें डब्ल्यूटीओ का पार्ट होना भी चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ इसकी मेजर जो कंट्रीज है वो डेवलप्ड नेशंस है, और डेवलप्ड नेशंस हमेशा अपने फायदे का सोचेंगे। वो अपने मार्केट का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो डेवलपिंग नेशंस है उनके मार्केट का एक्सेस डिमांड करेंगे, जिसके कारण वो अपनी गुड्स, जो डेवलप नेशन अपने देश में गुड्स बना रहे हैं उन्हें जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पे बेच पाए, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस अपने नेशन में गुड्स बना रहा है उन्हें एंट्री नहीं दे डेवलप्ड नेशंस अपनी इकोनॉमी में। तो वो एक मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यूटीओ कितनी फेयरनेस अलाउ कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे आपको इन पैराग्राफ्स में दिखाई दी गई कि जो डेवलपिंग नेशंस है दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट्स, वेयर एज डेवलप्ड कंट्रीज जो है इसे अवॉइड करती है, उनकी इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल फुटप्रिंट है। ग्लोबल फुटप्रिंट में क्या दिया गया है कि कैसे इंडियन कंपनीज है वो अब सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो वर्ल्ड कंपनीज बन चुकी हैं, एमएनसीज बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी है। जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेशनल गैस गैस कॉरपोरेशन, जिसके प्रोजेक्ट 16 कंट्रीज में चलते हैं। सिमिलरली टाटा स्टील है जो 1907 में बनी थी। ये मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था 1907 में क्या हुआ था। नेक्स्ट इसकी, ये एक टॉप ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुकी है आज की डेट में। वहीं पे ये एम्प्लॉय कर रही है, ऑपरेट कर रही है इन 26 कंट्रीज, और एम्प्लॉय कर रही है रफली 50,000 पर्सन इन अदर कंट्रीज। फिर यहाँ पे आपको कुछ और कंपनीज के एग्जांपल दिए गए हैं जो ग्लोबल कंपनीज बनती जा रही है, जो एक्चुअली है इंडियन कंपनी। तो ये दर्शाता है कि कैसे इंडियन कंपनीज अब सिर्फ इंडिया तक के रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ग्लोबल मार्केट्स को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिफॉर्म असेसमेंट की कैसे जीडीपी बढ़ा फ्रॉम 5.6% इन 1980-91 टू 8.2% ड्यूरिंग द ईयर 2007 एंड 12। ओवरऑल जीडीपी रेट इंक्रीज हुआ है हमारा इन रिफॉर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन आया जो हमने इन्फोग्राफिक में देखा। इंडस्ट्रियल सेक्टर मोर और लेस फ्लक्चुएट होता रहा, और जो सर्विस सेक्टर है वो ओवरऑल बूम हुआ है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14। द सेक्टर विटनेस्ड अ नेगेटिव ग्रोथ सब्सिक्वेंटली, कि एग्रीकल्चर सेक्टर 13-14 में थोड़ा ग्रो हुआ और उसके बाद नेगेटिव ग्रोथ की ओर जाता दिखा। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन हियर। और यहाँ पे हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 14-15 दिस सेक्टर विटनेस अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ 9.8। कौन सा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर भी जो है 9.8% की ग्रोथ रेट को उसने एक्सपेक्टेडली विटनेस किया ड्यूरिंग ईयर 14-15। और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें दी गई है वो सेम चीज़ यहाँ के इन्फोग्राफिक को डिपिक्ट करती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होता है समझते हैं। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो एक शॉर्ट टर्म नेचर का इन्वेस्टर होता है, यानी वो छोटे समय के लिए पैसा डाल रहा है आपके बिजनेस में। वर्सेस जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालता है। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहा है, इसलिए उसे क्या चाहिए होगा?
आपके बिज़नेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट में उससे भागीदारी चाहिए होगी और वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म में बिज़नेसेस चले और उससे पैसा आए। तो लॉन्ग टर्म में बिज़नेस चलेगा कैसे? थ्रू बिल्डिंग एसेट्स, वो फिज़िकल कैपिटल बनाना शुरू करेगा उस देश में और इसीलिए उसे निकाल पाना, उस मनी को विथड्रॉ कर पाना या उस इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर पाना उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि एक फॉरेन प्लेयर इंडिया में पैसा लाता है और उस पैसे से सेटअप करता है एक कंपनी और कंपनी ऑपरेशनल होती है इंडिया। तो दैट बिकम्स योर एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट शेयर की जाती है और फिजिकल एसेट्स बनते हैं जिसके कारण उसका विड्रॉल डिफिकल्ट वर्सेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहाँ पे पैसा ठीक अपोजिट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ला रहा है, ओनरशिप और मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, उसने पैसा डाला है और वो उस पैसे से रिटर्न कमाना चाहता है। इसलिए ये फिजिकल एसेट्स में नहीं बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालता है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो कंपनी की शेयर, सिक्योरिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो इजीली एक्सचेंज मार्केट्स में खरीदे बेचे जा सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादा वॉलेटाइल है और क्योंकि ये फिजिकल एसेट है तो नहीं, तो ये ईज़ी टू विथड्रॉ है कि अब यहाँ पे सेम चीज़ कि वो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है थ्रू स्टॉक मार्केट, तो वो होगी एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब उन शेयर्स को कभी भी जब भी उसके कैपिटल अप्रिसिएशन हो उसे बेच के निकल सकता है। तो दिस वाज आवर डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए फ्रॉम 100 मिलियन यूएस डॉलर्स इन 1990 टू रफली 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द ईयर 2017-18। फिर यहाँ पे है कि इंडिया ने देखा कि हम एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने कि जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण हम एक्सपोर्ट्स को निगलेक्ट कर रहे थे, तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की और हम सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एक क्रिटिसिज्म जो हमें देखने को मिला वो ये है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज तो है लेकिन उनके लिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमारी फिजिकल डेट भी ग्रो हो रही है। नेक्स्ट के बाद में हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ की भाई, ऑल्दो हम इकोनॉमी में कह तो रहे हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन इसका सब्सिक्वेंट इतना ज़्यादा जितना हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एक मेजर चैलेंज है, तो हमें अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है। अब इसी चीज़ पे हमारी एक पूरी यूनिट है जो इसी सीरीज में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसा कि अब हम देख रहे थे अबाउट रिफॉर्म्स इन सेक्टर्स, तो हमने देखा रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर कि ऑल्दो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया था उसके बाद में हम एज सच कुछ इंसेंटिवाइज नहीं कर पाए अपने एग्रीकल्चर को कि वो कंस्टेंटली ग्रो कर पाए। एज अ रिजल्ट वो डिटोरिएट होता चला गया, दूसरी चीज़ उसे कंपटीशन फेस करना पड़ा फॉरेन कॉम्पिटिटर से क्योंकि वो बेटर क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ला पा रहे थे। देन अगेन हमने देखा कि कैसे हमने अपनी फार्मिंग शिफ्ट की थी फ्रॉम दी कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। अब क्योंकि हम फ्रीली ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अगेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो है, जो फार्मर जो है, उसे फिर से एक लालच दिया जा रहा है कि वो वापस शिफ्ट हो टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये जो कैश क्रॉप गुड्स प्रोड्यूस करेगी वो आगे इंडस्ट्रीज को बेचा जा सकता है और वो वहां से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो जिसके कारण अगेन जो फूड ग्रेन है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन आया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री तो लगाने के लिए आपके पास पैसा है लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सपोर्टिंग नेटवर्क है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, पावर एंड वेरियस अदर एमिनिटीज, आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो आपको उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है एंड अगेन दिस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी एक बड़ी लागत आती है जिसे आप एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट करने से कतरा रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की उधारी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एडवर्सली अफेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डेवलप्ड कंट्रीज की इन डेवलपिंग कंट्रीज सॉरी। तो जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसके कारण जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर अपनी टेक्नोलॉजी लाएगा और वो जब टेक्नोलॉजी ला रहा है तो कैपिटल इंसेंटिव
इंटेंसिव मेथड से प्रोड्यूस करना चालू करेगा, ज़्यादा मशीन्स यूज़ करेगा, जिसके कारण जो डोमेस्टिक कंट्री है जैसे कि इंडिया है, जो कि एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलना कम मिलेगा, कि उनके जॉब्स ऑटोमेट होते जाएँगे। वो चीज़ यहाँ पे दी गई है एंड अगेन क्योंकि टैरिफ बैरर्स और नॉन टैरिफ बैरर्स आप हटा रहे हो, तो इससे हो सकता है कि जब मुझे सेम प्राइस पे डोमेस्टिक गुड मिल रहा है और फॉरेन गुड मिल रहा है, तो जो आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो फॉरेन गुड को प्रेफरेंस देना शुरू कर दे ओवर डोमेस्टिक, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री डीमोटिवेट हो सकती है। फिर यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जो हम पहले पढ़ के आए थे उसके कुछ फिगर्स दिए गए कि 1991 टू 92 2500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। गवर्नमेंट ने मोबिलाइज किया था टारगेट ऑफ 3040 करोड़ मोर देन द टारगेट, की गवर्नमेंट ने 3040 करोड़ जो उनका टारगेट था उससे ज़्यादा ही अमाउंट मोबिलाइज कर दिया। दूसरी चीज़ इन द ईयर 2017 एंड 18 की टारगेट वाज अबाउट 1 लाख करोड़ और ये अचीव हुआ रफली 1,57 करोड़। अब क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि पीएसईज जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स है जिन्हें आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में बेच रहे हो सकता है गवर्नमेंट इन्हें कम वैल्यू करके अंडर वैल्यू करके लॉस पे बेच रही हो, जिसके कारण ये जो पब्लिक एसेट्स है ये लॉस में बिक रहा है। वो एक क्रिटिसिज्म है इस चीज़ का। एंड दिस शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रेदर देन यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो आपने जो गवर्नमेंट है उसने जो पीएसयू को बेचा उसके अगेंस्ट कुछ पैसा गवर्नमेंट को मिला, अब गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ यूज कर रही है, रेदर देन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ उसे री इन्वेस्ट कर दे रही है, जो अपनी रेवेन्यू की जो कमी है, जो गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं उसके लिए जो उसके पास पैसा कम पड़ रहा है उसे लाने के लिए गवर्नमेंट पीएसयूज को बेच दे रही है। तो ये एक और क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे रिफॉर्म्स इन फिस्कल पॉलिसी, अब हम समझते हैं कि ये पॉलिसीज कैसी हो सकती है। तो पॉलिसीज दो तरीके की हो सकती है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। अब इन्हें समझते हैं क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो पैसे से रिलेटेड है, जो बात करती है मनी सप्लाई की इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितना पैसा एक समय पे घूमेगा, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट सच एज इंटरेस्ट रेट लोन्स एक्सेट्रा सब कवर्ड होता है। तो ये कौन बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो मनी सप्लाई से रिलेटेड है किसी भी देश की सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई। तो ये हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो खर्चे से रिलेटेड रहती है, एक्सपेंस, एक गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक फैसिलिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के खर्चे या बजट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उन्हें हम नाम देते हैं फिस्कल पॉलिसीज। और ये जो बजट आप हर साल देखते हैं वो भी इस फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है, जो जिसके थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टैक्सेशन में चेंजेस का। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या रिफॉर्म आया है वो यहाँ पे देखते हैं इस छोटे से डायग्राम के थ्रू, कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम किए ताकि लोग टैक्स की चोरी करना यानी इवेजन करना रोके, जिसके कारण गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ हो गई फेल और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लगा गिरने। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट कर रही थी गुड्स उन पे से टैरिफ हटा दिए, जिसके कारण अगेन टैरिफ हटे मतलब टैक्सेस हटे, तो अगेन गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ। और दूसरी चीज़ आप फॉरेन इन्वेस्टर को कह रहे हो हमारी इकोनॉमी में पैसा डालो, उसको भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, और जब वो बेनिफिट आप उसे दोगे तो उसके कारण भी तो आपका रेवेन्यू गिरेगा, या तो आप उसे सब्सिडीज दोगे या तो आप उसके टैक्सेस को कम करोगे। एज अ रिजल्ट अगेन आपका रेवेन्यू गिरेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें फिस्कल पॉलिसी में पढ़ने थे, जो यहाँ ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। एंड फाइनली हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ एक बॉक्स में एक ट्रेजेडी का बारे में ज़िक्र है, जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडी की, जिसे हम नाम देते हैं सिरिकिला ट्रेजेडी का। जिसमें हुआ ये था कि जो 50 पावरलूम वर्कर्स थे जो आंध्र प्रदेश में थे, इन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्यों? क्योंकि कि जिस पावरलूम में काम कर रहे थे उसमें पावर आउटेज होने लगा। पावर आउटेज है मतलब ऑब्वियसली वो उस मिल में कुछ काम नहीं होगा, जिसके कारण आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण इनकी वेजेस इम्पैक्ट होगी। वो चीज़ यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको दी गई है। एंड
एंड फाइनली यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स और क्रिटिसिजम्स दिए गए हैं कि कैसे जब आप अपनी कंट्री को ओपन करते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो कैसे ये चीज़ अल्टीमेटली बेनिफिट करती है डेवलप्ड कंट्रीज को, और डेवलपिंग कंट्रीज को इतना फायदा नहीं मिलता अपनी इकोनॉमी खोलने का। दूसरा है कि एक आइडेंटिटी जो एक देश की है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर और आपकी कंट्री में आएंगे तो वो आपको हैविली इन्फ्लुएंस करेगी, और इसमें सबसे वनरेबल रहती है जो गरीब देश है या जो पुअर कंट्री है। फिर इनकम डिस्पैरिटी लोगों में बढ़ जाती है, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाता है, जो गरीब है उसकी इनकम्स लिमिटेड रह जाती है। एंड फाइनली, इंक्रीज इन इनकम एंड quality of consumption of only high income groups growth has been concerned only in some select service sectors, कि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो लोग अमीर है, उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी सर्विसेज जो डिमांड कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, बट ओवरऑल नेशनल वेलफेयर का क्या। और इसीलिए हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा डालना इतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा। तो लेट अस सम अप दिस चैप्टर, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिटवीन 1990 ऑनवर्ड्स, जो हमने पढ़े इस चैप्टर में। इसमें हमने पढ़ा कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड क्या था? ह्यूज फिस्कल डेफिसिट, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सली इफेक्टेड था, जिसके कारण 1991 में या 1990s में चेंजेस आए। ये चेंजेस क्यों थे? क्योंकि हमारे पास हैवी डेट थी। इस डेट से बचने के लिए हमने आईएमएफ से लोन लिया और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से लोन लिया, जिसकी शर्त ये थी कि हम अपनी इकोनॉमी को फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन अप करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, वो हमने पढ़ा कि फ्री ट्रेड अलाउ हो। उसमें हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, की इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया और बनाया गया ओपन फॉर ट्रेड। उसमें हमने ट्रेड पॉलिसीज के रिफॉर्म्स पढ़े, सच एज अबॉलिशमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड लाइसेंसिंग सिस्टम। फिर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देखी। फिर हमने फाइनेंशियल सेक्टर्स पे बात की, कैसे ज़्यादा आरबीआई का रोल चेंज हुआ फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। फिर हम गए प्राइवेटाइजेशन की बात, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को डिसइन्वेस्ट किया गया। साथ ही साथ जो पीएससीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी उन्हें महारत्नास नवरत्नास के टाइटल्स दिए गए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पे अब पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों साथ में भी मिलके काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन की, कैसे हमारी इकोनॉमी बनी एक ग्लोबल इकोनॉमी, जहाँ हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे, और इसके क्या चैलेंजेस और क्रिटिसिजम्स थे हमने वो देखे। फिर हमने सेक्टरल इम्पैक्ट देखा ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर की, कैसे वो डिक्लाइन पे रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट होता रहा, और सर्विस सेक्टर इंडिया में बूम पे रहा। एंड फाइनली ये सोशल इम्पैक्ट्स की, इनकम इनक्वालिटी कैसे बढ़ती है थ्रू ड्यू टू दिस चेंजेस। Next is effect on employment and labor market and human development। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम इस पर डिस्कशंस करने वाले हैं। तो ये था हमारा अभी का चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप समझना चाह रहे हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू